मेरे अनुज अग्रस्थूल भाइयों, बगल में हमारी बहन माँ कुर्सी पर है, बैठ जाए। कुर्सी वहां खाली है, बैठे। बेटा बैठ जाए, बिटिया बैठ जाएगी। ए बच्चा नीचे उतर जाओ, उन लोग को देखने दो। आप लोग भी बैठ जाइए आगे में, उन लोग को देखने दो। मौलाना साहब मोबाइल अभी बंद था, थोड़ा देर मोबाइल। आप भी बैठिए। कहाँ बहुत पीछे, क्यों हम पीछे रहते? बैठिए बच्चे, यहाँ बैठने दो बुजुर्ग लोग। मुखिया जी बैठ जाइए ना, कहीं अच्छा नहीं लग रहा पीछे खड़े। सम्मानित जनप्रतिनिधि, बाजार या गांव से आए हुए संघर्ष के साथी, आज जो यहां मौजूद हैं, रहने दो। वही असली क्रांतिकारी है, और इतने ही लोग दुनिया बदलते। खाली आगे नहीं बोलिएगा, मेरी बात सुनिएगा। बहुत दूर माँ बहन बैठी हुई है पीछे। बेटा बच्चे लोग को चुप रखिए, थोड़ी देर पानी वानी। पत्रकार जी कुछ नहीं जाएगा आपका। दुनिया में जब भी कोई बदलाव हुई, वहां भीड़ नहीं थी, वहां लड़ने और मरने वाले लोग थे। जमात कम थी। चाहे महाभारत का इतिहास हो, चाहे रामायण का इतिहास हो, चाहे मोहम्मद साहब का, हजरत हुसैन साहब का इतिहास हो, चाहे बुद्ध का इतिहास हो, चाहे वाल्मीकि, संत रविदास, ऐसे जितने वीर पुरुष हुए हैं, या अंग्रेज के समय में भी मुगल के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई, आजादी के वक्त जो लड़ाई लड़ी गई, चाहे वो गांधी के नेतृत्व में हो, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, अशफाकुल्ला, अब्दुल हमीद, जब भी लड़ाई लड़ी गई, संख्या बहुत छोटी थी। हमारे इस बगल बारसोई के छात्र युवा साथी खड़े। मंच पर हमारे सभी सम्मानित नेता, जो छात्र अध्यक्ष भी है, युवा अध्यक्ष भी हैं, युवा शक्ति भी हैं, पप्पू ब्रिगेड भी हैं, और हमारे सम्मानित नेता मुखिया शमशी जी, प्रखंड अध्यक्ष जी, जिला पार्षद जी, सभी प्रकोष्ठ, सभी सम्मानित साथी, हमारे भाई शहीद सोनू के पिता, या हमारे जो आज जिंदगी मौत के साथ नियाज जूझ रहे हैं, उनकी मां, जो भी लोग यहाँ हैं, उनके पिता, उनकी विवाह, या जो एक खुर्शीद शहीद हुए, वो हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन आज कटिहार से सभी सम्मानित नेता अध्यक्ष जी के साथ, पूर्णिया के सभी सम्मानित नेता, मेरे जिला अध्यक्ष, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, कटिहार से सभी प्रखंड के सम्मानित नेता, आज आपकी लड़ाई में साथ खड़े। जब कटिहार हम लोगों ने बंद किया, उस दिन अकूट बारिश थी,
सुबह भी यहां बारिश थी। 3 घंटा हमारे साथियों ने लगातार, अरे भैया छोड़ दीजिए ना, लगातार वो बारिश में आपके लिए लड़ते रहे, आपके लिए आवाज उठाते रहे। लोगों को लग ही नहीं रहा था कि बारिश में इतने लोगों की संख्या, हमारे महिला अध्यक्ष जो बीमार पड़ गई, फीवर थी, उनके नेतृत्व में जो सभी लोग निकले, 50 की संख्या में महिलाएं, और कटिहार के विभिन्न प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, और आज हम सब लोग, मैं जानता था 45 लोगों को डाल दिया गया केस में, उसमें सभी जनप्रतिनिधि, मैं धन्यवाद दूंगा अपने शमशी जी को। इन्होंने बिना मौत की परवाह किए, बिना पुलिस के जेल गए कि हिम्मत कि पुलिस जेल ले जाए या गोली मार दे, जिस तरीके से शमशी जी ने केस में नाम रहने के बावजूद भी जिस ताकत के साथ बंदी में भी थे और लगातार ये कैंप रहे, मैं इसके जज्बे को सलाम करता हूं। मैं इसको और इनके साथ यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष, छात्र, यूथ, जितने साथी हमारे यहां से लेके सलमारी भी, सभी साथी, और आज हमारे बीच जिला पार्षद जी यहां उपस्थित। मेरी लड़ाई व्यवस्था से है। सरकार का मतलब होता है जनता का सेवक। दुनिया में सबसे बड़ा मालिक और भगवान होता है जनता। जनता से बड़ा भगवान धरती पर कोई नहीं, भगवान भी नहीं। मनुष्य को हटा दीजिए आप दुनिया में, तो फिर ईश्वर, अल्लाह, भगवान को कौन महसूस करेगा? मनुष्य है तो हम ईश्वर और अल्लाह को महसूस करते हैं। जनप्रतिनिधि, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जनता का सेवक, और गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब होता है सरकार का नौकर, और सरकार का मतलब होता है जनता का सेवक। तो पदाधिकारी भी जनता के, और एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुखिया भी जनता का, वार्ड कमिश्नर, यहाँ के मेयर, नगर निगम के सभापति है ना, ये नगर परिषद के अध्यक्ष, कई वार्ड पार्षद को फंसा दिया। अब आप, मेरा बच्चा को थोड़ी देर बच्चा को चुप या नीचे बैठा लीजिए। इतना डर, जालियांवाला बाग से भी खतरनाक डर। मुख्य बैठी माँ को, बैठे बच्चे को पूछे, माँ को बैठाओ, माँ को बैठाओ, प्रणाम। मैं आप सबको हृदय से सलाम करने आया हूं, पैर छू के प्रणाम करने आया हूं। जब तक पप्पू यादव जिंदा है इस देश में, तब तक 14.5 करोड़ बिहारी और 140 करोड़ भारतीय के आंख के आंसू को पोंछने वाला बेटा इस धरती पर जिंदा है। आप, सवाल ही नहीं उठता। मैंने हमेशा प्रयास किया है, बचपन से लेके आज तक, इस जनता को भगवान का सम्मान मिले, गरीब को भगवान का सम्मान मिले। मैं उस पर आऊंगा बाद में। पत्रकार जी, आप सब लोग यहां उपस्थित, चाहे मुखिया गोलीकांड हो, मर्डर हो, चाहे जब जब बाढ़ और विपत्ति आई,
हम आपके साथ गांव के हर लोगों के तक जाने का प्रयास किए। मेरा सवाल है पत्रकार जी, हम तीनों को मानते हैं कि इसी तरह हम उनकी मां ने जिस तरीके से 6.5 लाख रुपया अभी तक खर्च हो चुका, आप उम्मीद कीजिए वो 6.5 लाख रुपया वो पिता कैसे दिया होगा। जो शहीद हुए, जिसके पिता के मुंह में आवाज नहीं थी, आंख में आंसू था, आप उम्मीद कीजिए कि उसकी मां, जिसने 9 महीने कोख में अपने बच्चों को रखा, कंधों पर और गोदी में जिस पिता ने अपने बच्चों को झुमाते हुए अपने बुढ़ापे का सहारा, एक बहन ने अपने भाई से एक उम्मीद देखा था, एक छोटे भाई ने अपने भाई से एक सपना देखा था, वो हम सबके बीच नहीं रहे। क्या हम लोग इसीलिए पैदा लिए कि हमारी जिंदगी जानवर की तरह जीने के लिए, हमारी जिंदगी दूसरों की जिंदगी को बनाने के लिए पैदा हुए, पड़ोसी के मुस्कुराहट के लिए पैदा हुए, एक गरीब के साथ खड़े होने के लिए पैदा हुए, एक पीड़ित के साथ मरने के लिए पैदा हुए, एक संकट में रहने वालों के साथ लड़ने के लिए पैदा हुए, हर दुखियों के साथ चलने के लिए पैदा हुए। हम दाल भात तरकारी और 2 वक्त की रोटी और हम सोने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। बहुत क्लियर हैं हम आप इस मामले में। मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहूंगा कि पत्रकार जी, वो जिसने गोली मारा है, एसडीओ साहब के अनुसार, कलेक्टर साहब के अनुसार, यहाँ के डीएसपी साहब के अनुसार, मेरी कोई दुश्मनी किसी पदाधिकारी से नहीं है, मेरा कोई खेत नहीं काट लिए। वो अहंकार को हर आदमी को निकाल देना चाहिए। जिसके भीतर अहंकार होता है वो कभी भी समाज का हीरो नहीं हो सकता, कभी भी किसी इंसान से वो मोहब्बत नहीं कर सकता है, अपनी बीवी से भी नहीं, अपनी मां से भी नहीं। अहंकार में जीने वाला व्यक्ति कभी भी एक परिवार का निर्माण नहीं कर सकता, एक समाज का निर्माण नहीं कर सकता। एसडीओ साहब, आप भी इसी बिहार के हैं, आपके भी माता पिता भाई कहीं न कहीं रहता है, आप कुर्सी पर हैं इसीलिए आपकी पहचान है। जिस दिन आप कुर्सी से हट जाइएगा, जब इस देश में जनता जिस पीएम को बैठाना जानती है, उतारना भी जानती है, आप भले ही पढ़ के कुर्सी पर बैठे हों, लेकिन आपके माँ बाप की, आपके बेटा बेटी के जो खाना और आपकी जो हैंकरी चलती है पप्पू यादव की, वो जनता के टैक्स के पैसे से चलती है। जनता का ताली मत बजाइए। जनता यदि टैक्स ना दे, 5 रुपये का तेजपत्ता, 2 रुपये का नमक, 10 रुपये की सब्जी, 100 रुपये की साड़ी, 40 रुपये का चप्पल, 20 रुपये का दाल, 1 रुपये की हल्दी, गुटखा, यदि जनता ना खरीदे तो उसके हम और नौकर दोनों मिलकर मर जाएंगे। हम जितना भारत के पीएम और सीएम हैं, जितना भारत के नौकरशाह हैं, वह सिर्फ जनता के टैक्स के पैसे से जिंदा है। और ये नहीं अदानी अंबानी के टैक्स से नहीं। भारत में 90% जो लोअर मिडिल क्लास है, जो गरीब है, जो थोड़े से धान और पटवा ले जाकर के हटिया में 3 दिन के, छोड़ दो बेटा आप मत देखो, 3 दिन की सब्जी लेकर, दाल नहीं होता है जिसकी थाली में,
आलू की सब्जी सुबह रसदार खाता है तो दोपहर में चोखा और शाम में आलू की भुजिया। उन्हीं के टैक्स से हम इस देश को चलाते हैं। 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग, जिसके पैसे से, जिसके मेहनत से, जिस यूथ के हुनर से, हाथ से, जिस मजदूरों की पसीने से खेत में बरसात हो तब मजदूरी, तूफान हो तब मजदूरी, आंधी हो तब मजदूरी, साइक्लोन हो तब मजदूरी। वो दो वर्ग है, एक है किसान, एक है मजदूर। 45 डिग्री के में धूप हो तब खेत के आर पर, छोटे आर पर आपका पिता, आपका बड़ा भाई, ये वालिद, ये बुजुर्ग, छोटे व्यापारी एक छोटे से दुकान पर बैठकर अपने परिवार और एक बारसोई के बाजार को जिंदा रखता है। वो मेहनत करता है। सिगरेट की दुकान पर, चप्पल की दुकान पर, धनिया मिर्ची के दुकान पर, फल के दुकान पर, डेक्सी के दुकान पर, थाली बाटी के दुकान पे, कपड़े के दुकान पे, खाद के दुकान पे, बीज के दुकान पे, छोटा छोटा व्यापारी, अदानी नहीं, अंबानी नहीं, टाटा नहीं, बिरला नहीं, एक मात्र अदानी की कमाई एक दिन की 180 करोड़, 1800 करोड़ एक दिन की। और भारत के एक किसान की कमाई एक दिन की मात्र 22 रुपया, मात्र 22 रुपया। 22 रुपया से एक साल को 12 महीने को गुना कर दीजिए। एक व्यक्ति, भैया उधर बोलने मत करिए। क्या भैया, क्यों पैर पकड़ते हैं? कम से कम मेरे स्पीच में बात मत कीजिए। समझिए, आप अपनी वैल्यू समझिए। आपकी वैल्यू क्या है मुझे पता है। आपकी वैल्यू मेरे लिए भगवान को मैं नहीं पूजूंगा, मैं आपको ही पूजा करूं, क्योंकि आपसे मैं भात खाता हूं, आपसे मैं रोटी खाता हूं, आपसे मैं गाड़ी पे चढ़ता हूं, आपसे तेल भराता हूं, आपकी ताकत से कपड़े पहनता हूं। हुनर, स्किल, स्टार्टअप, स्टैंडअप आपके हुनर से। बेटी, मां, बहन, फिर इस देश में, इस बिहार में, हिंदुस्तान में आज तक कोई जनप्रतिनिधि, पीएम, सीएम आपको भगवान क्यों नहीं समझता? आपकी इज्जत क्यों नहीं करता? आपसे मिलता क्यों नहीं है? आपकी बात क्यों नहीं करता? सिर्फ पैसे वालों की बात इस देश में क्यों होती है? सिर्फ बड़े रसूखदार की बात क्यों नहीं होती? आपकी बात क्यों नहीं होती? क्योंकि आप अपनी ताकत का एहसास नहीं कराते। आपका डर इन नेताओं को नहीं है। उसको लगता है कि हम जात पात पर वोट दे ही देते हैं, हिंदू मुसलमान पर करके वोट दे ही देते हैं। मैं रोटी की बात क्यों करूं? मैं गरीबी की बात क्यों करूं? मैं भूख की बात क्यों करूं? इस देश में सरकार क्यों बनती है? एक परिवार को 40,000, 24,000 महीना का इनकम कैसे हो? 6,000 पर एक परिवार जिंदा नहीं रह सकता। 5 किलो अनाज पर एक परिवार जिंदा नहीं रह सकता। 10 किलो पर एक परिवार जिंदा नहीं रह सकता। 100 रुपया की साड़ी हम पहने, मेरी मां को पूरे साल में 2 साड़ी नहीं मिलता। और 500 करोड़ का गिफ्ट सिर्फ बर्थडे में मिलता है अदानी के बेटे को। अंबानी अपनी पत्नी को 5,000 करोड़ का एक घर गिफ्ट देते, जो एक राज का बजट है।
बिहार का बजट जितना है उतना अडानी जी पूरी दुनिया में जितना पैसा लोगों के पास है भारत में, उसके सारे पैसे 100 आदमी के पास टोटल पैसा है। 10 आदमी के पास दुनिया का सारा पैसा है। आपके पास बस जिंदगी जीने के लिए एक जानवर की तरह आप सिर्फ इन नेताओं के लिए वोट देने का एक स्टूल बन चुके हैं, आप और कुछ नहीं है। मैं इसीलिए आपको क्या बात कह रहा हूं कि आप अपनी ताकत को समझिए, भगवान को हम समझ लेंगे। आप जाइए गांव, चर्चा कीजिए। हम पत्रकार जी आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, वो लड़का कौन था जिसने गोली चलाई? उसको अभी तक डीएम साहब, एसडीओ साहब, डीएसपी साहब अरेस्ट क्यों नहीं किए? उसको जनता के सामने क्यों नहीं लाए? आप एक लड़का को भागते हुए दिखा रहे हो कि गोली इस लड़के ने यहां से आया, ये चलते 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 दौड़ते 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 आया, पहली गोली इसने मारा खुर्शीद को, और खुर्शीद की गोली ही नियाज को लगी। उसके हाथ में कोई मैग्नम का राइफल नहीं था। यदि उसके हाथ में कट्टा होगा, यदि पिस्तौल होगा, उस हाथ में वो रिवॉल्वर और पिस्तौल दिखना चाहिए। भागने के दौरान एक लड़का अपने किसी अपनों को साथ ले जाने के लिए दौड़ा आया और उसको पकड़ते हुए कहता है चलो, और वो लड़का भागते हुए फिर वहां से चल जाता है। यदि उस लड़के ने एक ही गोली से 2 लोगों को लगी, जो मैंने अभी तक नहीं सुना, यदि आप कहते हैं कि ये चमत्कार हुई है बारसोई में, कोई राइफल नहीं थी, कि असॉल्ट नहीं था, कोई 47 नहीं था, कोई एसएलआर नहीं था, कोई एलएमजी नहीं थी, ऐसा कौन सा उसके हाथ में हथियार था कि जिसकी गोली ने 2 व्यक्ति की जान ले ली? फिर वो लड़का 2 व्यक्ति गोली मार करके 2 व्यक्ति को चला गया। क्या वही लड़का वहां से दौड़ते हुए गया जो सोनू, जिनके दोनों भाई को उन्होंने फोन किया, उनके दोनों भाई भागे भागे सोनू को बचाने आए, उन्होंने कहा कि बचा के ले चलो हमको। वह लड़का जो सोनू बिजली विभाग में काम करता है, नगर अध्यक्ष जी बैठ जाइए ना, मोनू बिजली विभाग में काम करता है, बैठा लो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, उस लड़के को किसने मारा? चलिए, इस लड़के को तो आप कह रहे हैं कि आया 2 गोली, एक गोली से मारा और एक ही गोली से दूसरे को भी लग गई। तो आपको यह बताना चाहिए ना पत्रकार जी, खुर्शीद और नियाज की दूरी क्या थी? खुर्शीद कहां था, नियाज कहां था? वो सीसीटीवी फुटेज होगा ना। दूसरी बात, पत्रकार जी, 3 दिनों के बाद प्रशासन ने एसडीओ के सीसीटीवी कैमरा से फुटेज निकाला। मैं जानना चाहता हूं, बारसोई की भीड़ जब एसडीओ के ऑफिस के तरफ गया ही नहीं, बारसोई की जनता अपने अधिकार के लिए, जीने के लिए, जो मात्र 3 घंटा 4 घंटा बिजली रहती हो, पंखा नहीं चलता हो, मोबाइल चार्ज न हो, रात में मेरी बहन और मां और मेरे बच्चे, मेरा भाई गर्मी से पागल हो जाता हो, सुबह अपनों से बात करने के लिए मोबाइल चार्ज न हो, और उसके बाद हर दिन 500 600 बिल आ जाए, एक दिन अंतिम में किसी गरीब मजदूर के पास 24,000 का बिल आ जाए और जबरदस्ती मीटर काट के लेके चला जाए, और आम आदमी को मीटर खरीद के 12,000 13,000 का लगाना पड़े, 8,000 का 7,000 का, और आप डबल बिल बिना चले
बिल भी डबल। ना पंखा चली, ना मोबाइल चार्ज हुआ, ना हमारी बहन और मां घर में थी, ना मेरे बच्चे पढ़े। छोटे काश्तकार की जनरेटर चला के जिंदगी ले जी लिया, छोटा जनरेटर। और हम लगातार 2 सालों से आवाज उठा रहे हो मेरे लोग, जनप्रतिनिधि, सारे मुखिया लोग, यहाँ के मुखिया संघ के अध्यक्ष से लेके सब लोग। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सरकार किसकी? 12 महीने की सरकार तो हम सबकी। 12 महीने की सरकार डबल इंजन की। डबल इंजन की सरकार, बिजली सरप्लस आप बाहर बेचते हो, दूसरे देश को आप बिजली देते हो और हमारे पास बिजली होता नहीं। कहावत है गांव में नौता, भिलाई में नौता नहीं। देश के पीएम और सीएम साहब, आप आत्मनिर्भर बिजली की बात करते हो। मैं हमेशा कहता हूं एक बात, और इसको आप समझ लीजिएगा, सुनिएगा। कोई भी राजा अपने प्रजा पर बोझ नहीं पड़ता। दुनिया का जो सबसे अच्छा राजा हो, सबसे अच्छा राजा, मैं आपको बता दूं, वो राजा कभी भी आर्थिक रूप से कभी अपने देश के प्रजा पर, ना तो एजुकेशन पे, ना तो पानी पे, ना तो बिजली पे, ना तो दवाई पे, 4 चीज जो नेसेसिटी है, नेसेसरी है, ये 4 चीज जो हर आदमी के घर में 5 परिवार है तो 3 बीमार है। हर घर को पानी चाहिए, हर घर को बिजली चाहिए, और वो दुनिया का सबसे महंगा बिजली यदि बेचना पड़ जाए और जनता पर बोझ पड़ जाए, जनता को जेल जाना पड़ जाए, जनता को गोली खाना पड़ जाए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसी सरकार? आप अदानी, अंबानी, नीरव मोदी, चौकसी, सबका आप टोटल का टैक्स माफ कर देते हो। आप भारत के गरीब आदमी का टैक्स का पैसा आप कंपल करते हो, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट का, बड़े बड़े पूंजीपतियों का, बड़े बड़े बैंक का सारा पैसा नेताओं पे खर्च हो जाता है। जनता के सारे पैसे जनता पे खर्च नहीं होके नेता के रसूख पे। आपको आश्चर्य होगा, भारत के प्रधानमंत्री पे खर्च कितना है महीना का? सुनिएगा, 8,000 करोड़ से ऊपर। एडवर्टाइजमेंट पर कितना खर्च है? वो पैसा किसका है? एडवर्टाइजमेंट समझते हैं? विज्ञापन, अखबार में विज्ञापन, बड़ा बड़ा हुडी, जो दिखता है वो बिकता है, जो मार्केटिंग, गलत चीजों को सही दिखाने वाला टीवी चैनल, जो आज गोदी मीडिया बनी हुई है, उनको कुछ नजर नहीं आता। कभी सीमा आता है, कभी फ्लाइंग किस आता है, कभी वो मणिपुर के बेटी पर मजाक बनाते हैं। 14 साल की बच्ची नंगा करके 20,000 की भीड़ उसके इंटरनल पार्ट को छेड़ के समूह और समाज के सामने बलात्कार करके फेंक देता, एक सैनिक की पत्नी की। आप उस पर नहीं बोलते। गोल्ड मेडलिस्ट लड़की पर नहीं बोलते। लगातार हमारी बेटियां गायब हो रही है, उस पर नहीं बोलते। आप हिंदुस्तान के गरीब पर नहीं बोलते हैं। मैं जानना चाहता हूं पत्रकार जी, गरीबी क्यों नहीं मिटी? यदि गरीबी नहीं मिटी है, इसका मतलब है इस देश के नेता कायर है, इस देश का नेता कमजोर है, इस देश का नेता गरीबी को जिंदा रखना चाहता है ताकि वो नेता पर आश्रित रहे, वो 5 किलो अनाज पर आश्रित रहे, वो 10 किलो आटा पर आश्रित रहे, वो सरकार के खैरात पर आश्रित रहे, वो फ्री खाने पर आश्रित रहे। हम फ्री खाते हैं इसलिए पप्पू यादव को वोट देंगे। हमको 1 रुपया पप्पू यादव ने दे दिया था, इसीलिए पप्पू यादव को वोट देंगे। इस देश की जनता जितना मेहनत करती है, मजदूरी,
मजदूर और किसान और मिडिल क्लास का यूथ और मिडिल क्लास का व्यापारी और हमारी आधी आबादी मां सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक जितना मेहनत करती है, उसी के कारण आज देश का पीएम, सीएम, मंत्री मौज लेता है, एसडीओ, डीएम, कलेक्टर, आईएएस मौज लेता है। उसी के कारण अदानी अंबानी है। फिर गरीबी खत्म क्यों नहीं होती? ये नेताओं की नाजायज पैदाइश किया हुआ औलाद है ये गरीबी शब्द। ये नाजायज औलाद है गरीबी, और इसको जिंदा रखता है नेता। एक नेता पर कितना खर्च होता है आप बताइए ना? सिक्योरिटी पे कितना खर्च होता है? पत्रकार जी, मिनिमम भारत के प्रधानमंत्री के विज्ञापन पर, टीवी से लेकर अखबार पर, सोशल मीडिया पर 6,500 करोड़, 6,500 करोड़। शहर में छोटी फैक्ट्री है तो उससे पैसा लेके बिजली चोरी करवाता है ये एसडीओ इंजीनियर। उससे पैसा लेके मीटर का बिल कम कर देता है। उससे पैसा लेके बारसोई के गांव का बिजली काट के कटिहार में जो ऐसे व्यापारी हैं जो बिजली चोरी कर करके अपना आराम से बड़ा व्यापारी जिंदा होता है, उससे पैसा लेता है 30%, और हमारी बिजली कटौती करके ये शहर के उस फैक्ट्री वाले को देता है, आम आदमी को नहीं। गुलाबाग में जो लोग हैं, कटिहार में जो लोग हैं, लगभग बिजली उनके पास जाता है। तो बिजली का बोझ क्यों? गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उसको बिजली पर किसी तरह का बोझ और उसको बिल नहीं लगना चाहिए, उसको मीटर नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा, 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम जितने परिवार का है, किसी भी कीमत पर 500 से ज्यादा सालाना बिजली उसको खर्च नहीं लगना चाहिए। आप 6,000 वाले को आप 500 या 100,000 रुपया कर दीजिए, जिसका इनकम, जैसे भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि 6,000 रुपया 90% पर कैपिटा इनकम है। दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब हम लोग हैं, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में। और उस गरीब पर भारत में इजराइल को देखिए, जापान को देखिए, इंग्लैंड को देखिए, लंदन को देखिए, अपने प्रजा के लिए वह आदमी सरप्लस पैसा देता है गरीबी से खत्म होने के लिए। और भारत में गरीबी के पैसा से अमीरी पनपाया जाता है नेताओं के द्वारा, और उसी नेता एमएलए एमपी का आप जिंदाबाद करते हैं। काहे? आपके पढ़ाई पर यदि बोझ पड़े बेटी, फिर कैसी सरकार? पानी यदि खरीद के पीना पड़े, फिर कैसी सरकार? आप सुनिएगा, सुन पाइएगा, 8800 पॉइंट एक बीमारी है पानी में, सेक्राइट, वह कोसी सीमांचल में लगभग 70% पानी में। और आयरन कितना सुनिएगा, 800 से ज्यादा। जो लोहा को गला दे उतना आयरन है पानी में। आप सोचिए, आपकी गांव की मां और बहन वही पानी पीती है, उसी से स्नान करती है। टीबी क्यों होता है? दम्मा क्यों होता है? हैजा क्यों होता है? कैंसर क्यों होता है? सबसे ज्यादा कोसी सीमांचल, मिथिलांचल में और मगध में क्यों? इसीलिए कि आर्सेनिक पानी और सेक्वाइट सबसे ज्यादा दुनिया का यहां। कैसे जिंदा रहिएगा? हम पानी पर काम ना करें, हम गरीबी पर काम ना करें, हम लोगों के जीने पर काम ना करें,
हम अच्छे हवा देने पर काम ना करें तो काम सिर्फ हिंदू मियां पर करें, काम सिर्फ जादव राजपूत तेली सौ चौधरी जसवाल पे करें, काम सिर्फ अदानी अंबानी पर करें, काम यदि किसान के लिए ना करें, काम यदि मजदूर के लिए ना करें, काम यदि युवा बेटी और बेटा के लिए ना करें, 25,000 रुपया से 30,000 रुपया का एक परिवार को इनकम ना हो, आप सोचिए तो आपका बजट क्या हो। आप सिर्फ खाने का बजट सोचिए। आप अपने बच्चों को कहीं पढ़ने भेजते हैं 4,000 रुपया भेजते हैं, 3,000 तो उसके खाने और हॉस्टल में भाड़ा में लग जाता है, 1,000 तो ट्यूशन में लग जाता है। वो बच्चा कैसे पढ़ता होगा आपका भाई। और उसके बाद हम बात करने आए हैं गरीबी खत्म करने, हम बात करने आए हैं कि बिजली पर किसको पैसा नहीं लगना चाहिए। जो मजदूर है, जो गरीबी रेखा के नीचे है, बिलो ऑफ पॉवर्टी लेने उस पर कोई बिल नहीं दे सरकार। और जो 6,000 रुपया है उसको यूनिट का मात्र 500 एक फिक्स कर दे, 1,000 रुपया तुमको साल में देना है मात्र, ताकि कोई पदाधिकारी उसको जाके तंग ना करे और उसको डराए नहीं, केस कर देंगे। हर महीना 24,000 रुपया। हर छोटा व्यापारी कमाया नहीं 32,000 रुपया, 34,000 रुपया नहीं दोगे तो जेल, थाना तुरंत, क्रिमिनल को पकड़ेगा नहीं, डकैत को पकड़ेगा नहीं, माफिया को पकड़ेगा नहीं, शराब माफिया को पकड़ेगा नहीं, बालू माफिया को पकड़ेगा नहीं, सिंचाई माफिया को पकड़ेगा नहीं। बार इसी नेता का नाजायज औलाद है, इसी नेता का, नहीं तो बाढ़ हमें कभी नहीं होती। नेताओं के कारण आज हम, बाढ़ मेरे लिए अभिशाप हो गया। जो नदी मेरे लिए वरदान था, जो नदी हर साल हमारे नए फसल को देता था, वो नदी मेरे लिए अभिशाप बन गया। क्यों? इसके पीछे नेता का रसूखदार पैसा लूटना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पैसा लूटना, एसडीओ को पैसा लूटना। बाढ़ क्यों? महानंदा, कमला, गंडक, कोसी, गंगा अभिशाप क्यों? इसलिए कि नदी ऊपर जा गया, गांव नीचे चला गया। नदी के बालू को हमने नहीं निकाला। हम सालों भर एंटी इरोजन का काम करते हैं, फिर फ्लड फाइटिंग का काम क्यों करते हैं? जब हम साल भर करोड़ों अरबों रुपया लगाते हैं बांध पे और उसको कहा जाता है एंटी इरोजन, तो जब हम 300 करोड़ रुपया 4 बांध पे खर्च करते हैं तो फ्लड आते हुए फिर फ्लड फाइटिंग पर काम क्यों? जानते हैं क्यों? सुनिएगा। फ्लड में कई लाख ट्रक का पत्थर गिरा दिया नेता और पदाधिकारी, और उसका कितना बिल बन गया, गिरा या न गिरा। फ्लड का मतलब है बिना देखे बिल बना लो, आधा नेता आधा पदाधिकारी, बचा खुचा माफिया। तो आप किस किस चीज से लड़िएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हमको जवाब दीजिए कि गोलीकांड, तीसरा व्यक्ति को किसने मारा? दूसरा जवाब दीजिए कि सुपौल यहां के एसडीओ के घर में जब कोई इन नहीं किया तो वो सीसीटीवी फुटेज क्यों? तीसरा जवाब दीजिए कि आंदोलन 20 दिन से पहले घोषणा हुई थी, तो जिस दिन यहां पब्लिक आया उस दिन 2 बजे के बाद दंडाधिकारी की नियुक्ति डीएम साहब के पत्र आने के बाद क्यों? एसडीओ कहां थी? डीएसपी कहां थे? पुलिस कहां थी? छोड़ दीजिए सारी बातें, झूठ हटा दीजिए। आपने केस क्यों किया? मैं जानना चाहता हूं। क्या किसी जनप्रतिनिधि ने गाली गलौज दिया आपको? क्या किसी मुखिया जी ने भीड़ को कहा कि जाके लूट लो? क्या किसी जिला परिषद ने भीड़ को कहा कि जाके लूट लो? क्या किसी प्रबुद्ध व्यक्ति ने भीड़ को कहा कि जाके लूट लो? क्या किसी यूथ ने भीड़ को जाके कहा कि लूट लो? 3 घंटे तक भीड़ बैठी रही, 3 घंटे तक हम नारा देते रहे, हम मजबूर हो गए। हमें सुनने वाला कोई नहीं।
मेमोरेंडम लेने वाला कोई नहीं। एसडीओ साहब और बिजली के पदाधिकारी महोदय 3 घंटे तक कहां थे, कहां सोए हुए थे, अहंकार में चूर थे। आप पप्पू यादव को गाली देके या किसी पब्लिक को गाली देके क्या कीजिएगा? कमजोर आदमी का ये काम होता है। जिला परिषद जी, आकाश में थूक फेंकने वालों के मुंह पर थूक पड़ती है, आकाश में नहीं। जस्टिस क्राइस्ट को जब सूली पे लटकाया गया तो कुछ लोगों ने कहा आप इतने सर्वशक्तिमान हो, आप अभिशाप दे दो, सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा ये मेरे बच्चे हैं, ये ना समझ हैं, ये कृपा के पात्र हो सकते हैं, माफी की जा सकती है, दया किया जा सकता है, गुस्सा नहीं किया जा सकता। सांप को, जानवर को मारने की जरूरत नहीं है। ये अहंकारी लोग हैं, ये आदमी नहीं है, ये इंसान नहीं है। जब इंसान और आदमी नहीं है तो क्या है वो समझें। वो भी इसी बिहार में रहते हैं, हमको इनके घर परिवार भी आता है। हम कोई कमजोर और कायर नहीं है। हम इस निरंकुश पदाधिकारी से बचपन से लड़ना जानते हैं। 40 साल हो गए हमको रोड पर लाठी खाते खाते, हमें गोली खाने ही आया है आज तक। एसडीओ साहब, पप्पू यादव का नाम बदला लेना नहीं है, हम बदलने की तारीख तय करते हैं हमेशा। आपको जितना गाली और गुस्सा करना हो कर लीजिए, मालिक तो जनता ही होगा, कुर्सी पर तो जनता ही बैठाएगी। लेकिन मेरा जवाब तो दे दीजिए एसडीओ साहब, 3 घंटा से आप कहां थे, गोली क्यों चलानी पड़ी? और यदि आपको हिम्मत है तो पेपर में स्टेटमेंट दीजिए कि आपका बॉडीगार्ड जो था गोली चलाने के पहले, उस दिन के पहले, वह बॉडीगार्ड शाम के बाद क्यों हटा दिए। यदि है हिम्मत तो उस बॉडीगार्ड का भी आप सीसीटीवी फुटेज में लाइए और दूसरा बॉडीगार्ड जो आया उसको भी आप सामने लाइए। कमान कटा है और वह गोली किसी के बंदूक से नहीं, वो एसडीओ के बॉडीगार्ड से वो गोली चली। किसी आम आदमी के नहीं। मैं भी चैलेंज करता हूं एसडीओ और साहब को, है हिम्मत तो आप उस आदमी को लाइए सामने जिसको आप कह रहे हैं गोली चली है, और कहिए ये गोली चलाया है और ये रिवॉल्वर है, इसकी फिंगर पेंटिंग और उस रिवॉल्वर का टेस्ट। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, मंडल की होगी, जनता ने अपने बेटे पप्पू की औकात पूरा देश का बनाया है। हम ढूंढेंगे आपको। ये वही एसडीओ साहब हैं जो पूर्णिया में बच्चा कौन जेल जी राजेश, बच्चा जेल पर 3 लड़के का यौन शोषण किया था। ये जेल, ये सस्पेंड हुए थे, बोले ये एसडीओ की बच्चा का शोषण किया था, यौन शोषण की नहीं, बलात्कार किया था कि नहीं, बोले ये एसडीओ, बोले ये छोटे बच्चा का बलात्कार किया था कि नहीं, लड़के का, बोले। फिर क्यों आएगा? ये औकात दिखाता है, सूप बाजते बाजे चलनियों बाजे, शीशे के घर में पत्थर फेंकता है। हम छेड़ेंगे नहीं। एसडीओ साहब, आप यदि मेरे भगवान को छेड़िएगा तो 100 गोली खा के भी पप्पू यादव छोड़ेगा नहीं। मेरे भीतर जज्बा है गोली खाने की, मेरे भीतर मरने की जज्बा है। हम हर दिन 80 से मरने की तैयारी करते हैं।
83 से जनप्रतिनिधि हैं, पूरे देश और दुनिया के गलत लोगों से लड़ते हैं, पूरे देश और दुनिया के माफियाओं से लड़ते हैं। हिम्मत क्यों नहीं होती है न्यायिक जांच कराने की? मैं चाहता हूं वर्तमान जज से न्यायिक जांच करा दो। सिर्फ यह कह करके कि गोली इस लड़के ने चलाई और मर गया, गोली किसी अननोन ने चला दी, पकड़ो ना, जेल में डालो ना। सीसीटीवी फुटेज में आपको लगता है कि किसी मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे ने आपके किसी पदाधिकारी को मारा, तो आप उस पर केस दर्ज करो, मैं बेल करा लूंगा। सीसीटीवी फुटेज में देखो हमारे किस बच्चे ने आपको क्षति पहुंचाई, हमारे किस बच्चे से आपके सिपाही को चोट लगी। हम बेल करा लेंगे, कानून का सम्मान करेंगे, लेकिन ये 1500 अननोन 46 एफआईआर, एसडीओ साहब, जब हम चारों तरफ आपको पर हर कोर्ट में केस करने लगेंगे ना, तो आपकी बाप जिंदगी में प्रमोशन नहीं होगी। कोर्ट जाते जाते आपका पैर खिया जाएगा, और जब आप अलग अलग कोर्ट जाइएगा और वहां का जनता जब आप पर पत्थर चलाएगा, तो फिर आपकी बीवी गाना गाएगी, कोई पत्थर से ना मारे, तब गाएगी सर। आप गलत को छेड़ दिए हैं। जब तक हम रहेंगे तब तक आपको अब दिक्कत होगी सांस लेने में। गलत घर में आप निमंत्रण दे दिए एसडीओ साहब। मैं आपको बताता हूं कि लड़ाई होती क्या है। मैं इस देश का पीएम, सीएम, एमएलए, एमपी नहीं हूं। मैं इस देश का बेटा हूं, जिसको गरीबों के कोख ने पैदा किया और पाला है, और आम आदमी के विचारों से मैं जीता हूं, उसकी आशीर्वाद से। मुझे किसी के पैसे और मुझे किसी बेईमान माफिया अपराधियों के सहयोग की जरूरत इस देश में नहीं है। मैं जिंदा जब तक हूं, ईश्वर अल्लाह ने और हमारे परिवार, हमारे दोस्तों ने इतना दिया है कि हर गरीब को बांटते रह जाएंगे, तब तक पप्पू यादव खाली नहीं होगा। अंतिम सांस तक बांटेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, हर दिन लड़ेंगे। मैं जानता हूं कि मैं मरूंगा तो गोली से, हम बीमारी से तो पत्रकार जी मरेंगे। कोई ना कोई माफिया नेता मिलके, पदाधिकारी का जो ये गठजोड़ है, जो भट्टी जी को इस बिहार से भगाना चाहता है। 17 को मुजफ्फरपुर मैंने बंद का कॉल दिया है, बोला उसके पहले मार देंगे पप्पू यादव। अमावस्या के रात में पप्पू के पहले के तक पप्पू यादव नहीं बचेगा। हम भी देखते हैं कितना अमावस्या तक जिंदा रहे। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है, हाथ जोड़ के एसडीओ साहब आपसे, कि आप, हम दोनों सेवक हैं जनता के। हमसे आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन आप हमारी बात का जवाब दे दीजिए ना। राहुल गांधी लोकसभा में पूछा कि मणिपुर के सामूहिक बेटियों का बलात्कार और 165 लोगों की जिंदगी जो मार दी गई, और आप अभी तक नहीं बोले, इसका जवाब दे दीजिए। तो वो कभी नेहरू जी को गरिया रहे थे, तो कभी वो इंदिरा गांधी को गरिया रही थी। मतलब पाकिस्तान का दो फांक बंटवारा करने वाला इतिहास में, आज तक विश्व के इतिहास में ऐसी प्रधानमंत्री आयरन लेडी दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान को 2 भाग करके बांग्लादेश बना दिया, चाइना और अमेरिका को जवाब दिया, सदन में मणिपुर का जवाब नहीं, बस कांग्रेस कांग्रेस गाली गलौज। और यहां के नेता लोग, एक राहुल गांधी है, एक पप्पू यादव। यहां के जो नेता हैं, जो हमारे भाई हैं, मैं बहुत प्यार करता हूं शकील जी से, जो कांग्रेस दल के नेता हैं।
बहुत सम्मान करते हैं महबूब जी का। जनता ने आपको 3 बार भगवान की तरह आपको बिना पैसा लिए आपको एमएलए बनाया, 4 बार, एको बार आपको पैसा नहीं लिया। महबूब भाई, यदि शकील भाई आप दोनों माले के और कांग्रेस के नेता हैं, यदि आप बारसोई की जनता के साथ न्याय नहीं कर सके और डीएसपी जो एसडीओ साहब लापता, लोग कहते हैं कि बहुत संपत्ति बना लिए, जमीन खरीद लिए है बारसोई में, घर खरीद लिए हैं, सबकी जांच हम करवाएंगे लड़के। मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, याद रखिएगा मैं जिंदा हूं, जांच होगी। यदि आप इतने कमजोर हैं दोनों हमारे नेता, मैं नहीं जानता था, और यदि हमारी ही बात हमारी सरकार ना सुन रही हो तो आप दोनों आदमी को नेता पद से रिजाइन करते हुए विधानसभा से रिजाइन कर देना चाहिए कि जब मेरा जनता दर्द में है तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। क्यों हिम्मत नहीं हो रही? आप रिजाइन करके जाइए जनता के बीच, देखिए जनता आपको भगवान की तरह उठाता है कि नहीं। मुरमुर में सुरमुर भी, बड़ों के बाप कनियों के बाप, दोनों के बाप कैसे चले? हमारे घर का बच्चा का लाश होता था, ये तो इस पिता का कहां गया? मोनू का पिता वहां बैठे, मां, चाची मां बैठी, इस मां का बेटा, यदि पप्पू यादव की शांति प्रिया मां के हम बेटे होते तब, खुर्शीद आपका बच्चा होता था, नियाज आपका बच्चा होता था, उसकी बीवी मां तो जी लेगी किसी के दूसरे बेटे के सहारे, उसकी बीवी ताज जिंदगी नहीं जी पाती है, और 1 महीने के बाद उसकी बीवी को देखने वाला, उसके बच्चों को देखने वाला कोई नहीं बचता, सब साथ छोड़ देता है। मैंने लाखों लाश देखा है इस बिहार। हर दिन मैं 20-25 बेटियों के बलात्कार को देखता हूं। 9 साल की बच्ची को बलात्कार करके घर में दबा देना और पप्पू यादव के जाने के बाद उसके लाश को निकालना। कभी सोचिएगा, कभी आप सोचिएगा, कभी आप सोचिएगा, कभी आप सोचिएगा, आपकी बेटी पढ़ने जाती है स्कूल में, ये मान लीजिएगा कि आपकी बेटी, आपकी बहन बच के नहीं लौट रही और किसी टीचर का शिकार होगी, किसी पड़ोसी का शिकार होगा, किसी न किसी के आंख उसके शिकार के लिए खड़ा हो, क्योंकि हमारा समाज मणिपुर में अपना चेहरा दिखा चुका है। हर बच्चों के हाथ में कोरेक्स, हर बच्चों के हाथ में पॉर्न, हर बच्चों के हाथ में ड्रग्स, और हर घर में बेटी, हर घर में बहन, कोई कॉलेज जाती है, कोई स्कूल जाती है, बेटी सुरक्षित नहीं है। हर दिन पप्पू यादव लड़ता है। आज हम इसीलिए यहां आए, हम जानते थे कि प्रशासन गुंडाई करेगा, मैदान नहीं देगा। मैं धन्यवाद दूंगा इस जमीन के मालिक को, किसी एक वार्ड काउंसलर ने कह करके अपने रिश्तेदार की ये जमीन कल लिखित दी, कल तक परमिशन नहीं दिया, मैं घुमाने का परमिशन नहीं दिया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कटिहार के कुछ टीम को, जो सभी लोग हमारे विदुल इंदुल, सभी छात्र साथी, राजा, सभी लोग यहाँ एक एक लोग, और यहाँ के कुछ छात्र एक एक दरवाजे पर जाके धन्यवाद देते हैं। मैं अपने अध्यक्ष नैयर को कि एसडीओ को मुंह तोड़ जवाब दिया मेरे महासचिव ने। मैंने कहा आज नैयर को जवाब ही नहीं देना था, लड़ना था उससे। उसकी इतनी हिम्मत कैसे कि मेरे साथियों के साथ बदतमीजी कर ले। मैं ऐसे साथियों के जज्बा को सलाम करता हूं।
उस वर्कर के जज्बा को सलाम करता हूं जो इस लड़ाई में घर में ना बैठ करके एक एक घर गया हो, चाहे जो साथी हो। हम घर में बैठने के लिए पैदा नहीं हुए, हम अपने मां बाप के लिए पैदा नहीं हुए। हमें मेरा मां बाप बुढ़ापे के सहारे के लिए हमें पैदा नहीं किया। हमें पैदा किया है भगत सिंह बनने के लिए, हमें पैदा किया है चंद्रशेखर आजाद बनने के लिए, मुझे पैदा किया है कबीर बनने के लिए, मुझे पैदा किया है हजरत हुसैन के तरह कुर्बानी देने के लिए, मुझे पैदा किया है गुरु नानक के तरह चारों बच्चों को चिनार में चुनाने के लिए, हमें पैदा किया है सुकरात के तरह जहर पी लेने के लिए, हमें पैदा किया है एक इंसानियत को जिंदा रखने के लिए, मरने के लिए, हमें पैदा गरीबी मिटाने के लिए किया, हमें पैदा अभाव और डर से जीने वाला समाज को भगवान बनाने के लिए किया। मैं जब तक जिंदा हूं पत्रकार जी, बिहार की जनता को मैं डरने नहीं दूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं बिहार की जनता को मैं अभाव में जीने नहीं दूंगा। और मैं जब तक जीना हूं इस नेता पदाधिकारी और माफिया का जो नेक्सस है उस ताकत को बिहार की जेब से लूटने नहीं दूंगा। लड़ेंगे। किशनगंज से हम शुरू करेंगे पदयात्रा। गवर्नर हाउस मार्च के बाद बिहार के सवाल पर चिंतन शिविर के बाद किशनगंज से बारसोई, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा होते हुए पूर्णिया अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक हम चलेंगे। बिजली से आजादी, राइट ऑफ वर्क, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ जस्टिस, राइट ऑफ वेल्थ। हमें आजादी चाहिए बिना आर्थिक बोझ के पढ़ने की। हमें आजादी चाहिए बिना आर्थिक बोझ के दवाई की, मां के इलाज की। बाढ़ से आजादी और इस निरंकुश पदाधिकारी और माफियाओं से आजादी। इस आजादी के साथ चलेंगे। मैं आज भी उस बात पर कायम हूं, यदि आप किसी भी एक गरीब आदमी को तंग किए बारसोई में तो पप्पू यादव अपना घर छोड़ के बारसोई के उस गरीब के घर पर रह करके आपको औकात बताएगा। हिम्मत है तो आप लड़के देख लीजिएगा। मैं इसी बारसोई में किसी गांव में डेरा डालूंगा। जनता के पहले आपको पप्पू यादव को गोली मारना पड़ेगा। जब तक मेरा सीना जिंदा है पहली गोली मैं खाऊंगा, तब किसी के सीने पर गोली जाएगी। इसीलिए मेरा सीधा मानना है, जन आक्रोश सभा में हम दोनों नेता कांग्रेस दल के और महबूब आलम से आग्रह करते हैं कि सरकार से आप सीआईडी या एसआईटी से जांच कराइए। तब तक आप जनप्रतिनिधि आम लोगों पर गिरफ्तारी पर रोक लगाइए कि मेरे जनप्रतिनिधि उसमें कहीं नहीं थे, मेरा कोई भी जनता नहीं था। पुलिस की गलती, एसडीओ की गलती, दंडाधिकारी नहीं होना, 3 घंटा तक पब्लिक को छोड़ देना, राजा के तरह बैठकर नौकर समझना और छाती पे चढ़ के गोली चलाना, ये गलती नौकरशाह की है। एफआईआर एसडीओ के बॉडीगार्ड, यहां के पदाधिकारी पर होना चाहिए। तबादला होना चाहिए एसडीओ डीएसपी का। यदि इन दोनों नेता को तबादला करने की भी औकात नहीं है, चलिए इंक्वायरी बाद में हो, कम से कम तबादला तो होता इस नौकर का। यदि तबादला नहीं हुआ, जिसके चलते यहां के एसडीओ और डीएसपी का मन भर गया, इसको लगता है सैया भेल कोतवाल तो अब डर का है। एक ठो लड़का पेशाब कर रहा था खड़े,
किसी भला आदमी जा रहा था, बोला बाप संस्कार नहीं दिया, काहे खड़े पेशाब करते हो? लोजी जाती है, बुजुर्ग जाते हैं। बोला चलो तुम्हारे बाप को कहते हैं पटना में, दिल्ली में। जब ले गया दिल्ली उसके बाप के पास, तो उसका बाप चौमाले पर से खड़े पेशाब कर रहा। बंदूक थमा दे तो हवलदार, मेरी ही बंदूक, मेरी ही बिल्ली, हम ही से म्यों, मेरे ही पैसे पे जीने वाले हम ही को आंख दिखा दो, मेरा ही गोली, मेरा ही बंदूक, हम ही के सीने पर चलेगा। और हम सरकार से मांग करते हैं, बारसोई सामाजिक न्याय का घर है, यहां ओबीसी और माइनॉरिटीज का घर है, यहां दलित पिछड़ा मुसलमान का घर है। और आप अपने आप को यदि सामाजिक न्याय की सरकार कहते हैं तो 48 घंटे के अंदर एसडीओ और डीएसपी को यहां से तबादला करिए, अन्यथा कटिहार में माफिया सबके गाड़ी को जुटाकर मीटिंग कर लेना और एक शब्द भी बारसोई पर नहीं बोलना। कहां गए वो नेता जो एमपी का चुनाव लड़ने वाले हैं? जो लोग लड़ेंगे, जो एमपी हैं, जो लड़ेंगे, उनकी क्यों फट गई? और जिस नेता की फट जाए और जो जनता के लिए जी न सके, उसको जिंदा रहने का राइट नहीं है। सुकरात को तो सत्य के लिए न जहर दिया था हो, इन नेताओं को जनता के साथ दगा करने के लिए जहर दे देना चाहिए। वोट लेके जाएंगे, वोट लेने आएंगे और बारसोई, सलमारी, यहां से मनिहारी तक के जनता को जिंदगी में मार देंगे। कभी ना सोचेंगे कि सबसे ज्यादा पलायन यहां का मजदूर बाहर जाता है और मर के आता है, काहे? इसीलिए हम सरकारी नेताओं से कहेंगे, कांग्रेस का अध्यक्ष आज होटल वहां उद्घाटन कर रहा है पूर्णिया में, बारे बा रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रही थी। बाहर दुनिया, बाहर कमीने लोग, बाहर दोगले लोग, पूरा सभा मर गया, पूरी जनता डरी हुई हो, पूरी मां की गोद सुनी हो गई, भाई की बहन की कलाई सुनी हो गई, भाई का आंसू नहीं रुकता, पिता का बुढ़ापा चला गया, पत्नी की मुस्कुराहट गायब हो गई और ये लोग बंसी बजा रहे। जवाब दीजिएगा समय पे। मैं आज भी डीएम साहब, एसपी साहब, आपसे आग्रह करूंगा, अंधरिया रात में डुगडुगी नहीं बजाइए। अंधरिया के बाद भी जोड़ा होता है, अमावस्या के बाद भी जोड़ा होता है। आप तथ्य पे आइए और आपको लगता हो कि कोई पब्लिक ने मारा तो उसको सामने लाइए। हिम्मत है तो रिवॉल्वर दिखाइए, फोरेंसिक जांच करिए। आप अपने बात पर कायम रहिए, पप्पू यादव जनता के बात पर कायम रहे। और मैं न्याय की जांच चाहता हूं, इसीलिए मैंने इतनी बात कही। मैं चाहूंगा आप डरिएगा नहीं।